हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी इम्प्लीकेशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। तो इसको समझने के लिए हम इसको ना 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला है सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स अदर देन मोटर व्हीकल्स। अदर देन मोटर व्हीकल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेल ऑफ मोटर व्हीकल, जो ओल्ड सेल ऑफ मोटर व्हीकल है, उसके अलग से इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली थी, नोटिफिकेशन 8। तो उसकी जीएसटी की इम्प्लीकेशन और उसकी जीएसटी की कंपटीशन अलग से होती है सेल ऑफ ओल्ड व्हीकल में। ठीक है, तो पहला है सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स अदर देन मोटर व्हीकल्स, सेल ऑफ यूज्ड सीज्ड व्हीकल, स्क्रैप एंड वेस्ट बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा कोई ओल्ड व्हीकल या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई फर्नीचर या कोई स्क्रैप जो बेचता है तो उसमें जीएसटी की क्या इम्प्लीकेशन होती है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है सेल ऑफ यूज मोटर व्हीकल बाय रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, ये 3 पॉइंट को हम आज समझेंगे कि जीएसटी की इन पर सेल करने पर क्या इम्प्लीकेशंस होती है। तो चलो सबसे पहला उठा लेते हो सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स अदर देन मोटर व्हीकल। इसको समझने के लिए हमें जीएसटी में सीजीएसटी एक्ट के अंदर रूल 32(5) में गाइडलाइन प्रिस्क्राइब की गई है कि आप सेकेंड हैंड गुड्स को जब सेल कर रहे हो तो उस पर जीएसटी की इम्प्लीकेशन क्या होगी, जीएसटी किस वैल्यू पर लगेगा, उसको एक एक करके हम समझ लेते हैं। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन इसको पढ़ लेते हैं कि रूल 32(5) में दिया क्या है। इसमें से मैंने कुछ की पॉइंटर एक्सट्रैक्ट किए हैं, उनको एक एक करके हम समझ लेते हैं क्या पॉइंटर्स हैं। उसके बाद हमें ये जो डेफिनेशन दी है, जो भी इसमें लिखा है 32(5) में, रूल 32(5) में, वो हमें समझ में आ जाएगा कि वो क्या ना क्या चाहता है। तो इसमें पहला पॉइंटर मैंने जो निकाला है वह टैक्सेबल सप्लाई। मतलब कि ये रूल वहीं पर अप्लीकेबल होता है जहाँ पर हमारा गुड्स टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड गुड्स पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पॉइंटर हमारा है डील्स इन सेकेंड हैंड गुड्स। मतलब ऐसा पर्सन जो कि सेकेंड हैंड गुड्स में ही डील कर रहा हो, उसकी सेल परचेज में डील कर रहा हो, वही इस रूल के अंदर फॉल करता है। ठीक है, अगर कोई रेगुलर पर्सन है, मान लो वो कोई बीच में अगर सेकेंड हैंड गुड्स खरीद लेता है तो वो इसमें कवर नहीं होगा क्योंकि वो रेगुलर स्कीम में है, वो सेकेंड हैंड गुड्स में डील नहीं करता है। तो इसका सेकंड जो मेन पॉइंट है कि वो सेकेंड हैंड गुड्स में डील करना, वो पर्सन सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज में डील कर रहा हो। ठीक है, थर्ड पॉइंटर हमारा है नेचर ऑफ गुड्स डज नॉट चेंज। यहाँ पर ये कह रहा है कि नेचर ऑफ गुड्स डज नॉट चेंज, मतलब यहाँ पर इसका मतलब यह है कि जो सेकेंड हैंड गुड्स उसने जो परचेज किया, या तो उसने उसको एज इट इज ही परचेज करके एज इट इज ही सेल कर दिया, या उसमें माइनर चेंजेस करके उसको सेल कर दिया, लेकिन उसका नेचर चेंज नहीं हुआ। नेचर चेंज नहीं हुआ मतलब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो मैंने एक सेकेंड हैंड रिंग परचेज़ की किसी भी पर्सन से, और मैंने उसमें थोड़ा सा उसको पॉलिश किया और उसको एज इट इज़ बेच दिया, पॉलिश करके उसको फिर बेच दिया। तो ये तो हुआ कि मैंने वो रिंग का नेचर चेंज नहीं किया, मतलब मैंने रिंग थी, रिंग ही बेची है आगे। लेकिन मैंने अगर उस रिंग को मेल्ट करके उसमें थोड़ा सोना और डाल के उसको नेकलेस में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर क्या, नेकलेस में कन्वर्ट करके उसको सेल कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, रिंग का नेचर ही चेंज कर दिया, उसको नेकलेस बना दिया। तो मैं सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज की डेफिनेशन के बाहर हो जाऊँगा। फिर मैं ये मार्जिन स्कीम जो आगे मैं बताऊँगा आपको कि मैं मार्जिन स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, अब इसमें फोर्थ जो हमारा पॉइंटर है मार्जिन स्कीम। मार्जिन स्कीम का मतलब है कि जो सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज में डील कर रहा है वो प्रॉफिट मार्जिन पर, मतलब कि जो उसकी सेलिंग प्राइस है और परचेज प्राइस है, मान लो सेलिंग प्राइस उसकी 10,000 है, परचेज प्राइस उसकी 8,000 है, तो 2,000 रुपये उसको मार्जिन हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो 2,000 रुपये वो जीएसटी चार्ज करेगा। ठीक है, जीएसटी जमा कराएगा। अगला हमारा पॉइंटर है आईटीसी नॉट अवेल्ड। अब ये मार्जिन स्कीम कौन ऑप्ट कर सकता है, ये वही कर सकता है जिसने आईटीसी अपनी परचेज पे अवेल ना किया हो। ठीक है, ये वन ऑफ द कंडीशन है। अगर वो आईटीसी अवेल कर लेता है अपनी परचेज पर, जो सेकेंड हैंड गुड्स परचेज कर रहा है उस पर अगर वो आईटीसी अवेल कर लेता है तो फिर वो ये मार्जिन स्कीम नहीं अवेल कर सकता, फिर उसको रेगुलर स्कीम में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम अपना सेकेंड पॉइंट कवर कर लेते हैं जो कि है सेल ऑफ यूज सीज व्हीकल, स्क्रैप एंड वेस्ट बाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मतलब कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर कोई यूज़ व्हीकल या अपना कोई फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर या कोई स्क्रैप अगर सेल कर रहा है तो उसमें जीएसटी की इम्प्लीकेशंस क्या होगी। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहा है तो उस केस में जो बायर है, जो रेसिपिएंट है, वह आरसीएम करेगा और आरसीएम पे टैक्स जमा करा के उसका इनपुट लेगा। ठीक है, गवर्नमेंट उस पर कोई टैक्स नहीं देगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस केस में अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रही है तो गवर्नमेंट को इस पर फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्स जमा कराना है। ये इसके लिए एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 36
2017 सिटी रेट की है, ठीक है। इसके लिए इन्होंने एक सर्कुलर भी इशू किया हुआ है, सर्कुलर नंबर 76 2018 जीएसटी का, उसको आप रेफ़र कर सकते हो। ओल्ड व्हीकल सेल पर जीएसटी की क्या इम्प्लीकेशन है, इसके लिए ऑलरेडी डिटेल वीडियो लोड किया हुआ है, आप आई बटन को दबाकर वो वीडियो रेफ़र कर सकते हो। तो इसलिए मैं इस ओल्ड सेल व्हीकल पर आपको खाली एक ब्रीफ दे देता हूँ कि इस पे जीएसटी की कैसे इम्प्लीकेशन होती है, क्या इम्प्लीकेशन होती है जीएसटी की। व्हीकल परचेज इन वैट रिजाइम, इसमें 4 कंडीशन बनती हैं बेसिकली। व्हीकल परचेज इन वैट रिजाइम, वैट इनपुट नॉट क्लेम, वैट इनपुट क्लेम। 2 कंडीशन तो ये होगी कि वैट में हमने खरीदा, वैट रिजाइम में ओल्ड व्हीकल खरीदी, उसमें इनपुट लिया, तो उस केस में हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू पे टैक्स देना है। अगर हमने वैट रिजाइम में खरीदिया और वैट इनपुट क्लेम किया तो उस केस में हमने ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब सेलिंग, अगर जो सेलिंग प्राइस है उस पर हमने, सेल प्राइस है उस पर हमने जीएसटी जमा कराना है। लेकिन अगर हमने वैट इनपुट नहीं लिया हुआ है और उसको हम जीएसटी रिजाइम में बेच रहे हैं जब, तो उस केस में हमने प्रॉफिट मार्जिन पर उस पर टैक्स देना है। अगर हमने जीएसटी में खरीदा है और जीएसटी में उसका जीएसटी इनपुट क्लेम किया हुआ है, उस केस में हमें रूल 44 को रेफ़र करना पड़ेगा। और अगर हमने जीएसटी रिजाइम में इसका जीएसटी इनपुट नहीं क्लेम किया हुआ है और इसको सेल कर रहे हैं, तो उस केस में हमें प्रॉफिट मार्जिन पे टैक्स देना है, ठीक है। तो ठीक है पंकज जी, आपने हमें ये सेकेंड हैंड गुड्स सेल परचेज़ के बारे में समझाया है। इससे मेरी क्वेरीज़ और कुछ डाउट्स आ रहे हैं, जो आप मेरी प्लीज़ 1 बाय 1 करके आप मेरी क्वेरीज़ और डाउट्स को क्लियर कर दो। जैसा कि अक्सर हम देखते हैं कि कबाड़ी वाले हमारी गली मोहल्ले में से कबाड़ हमसे लेके, वो तो होते हैं अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं। तो रजिस्टर्ड जो कबाड़िया है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो रजिस्टर्ड कबाड़िया है, जो हम पुरानी चीज़ों में डील करता है, वो क्या करता है, तकरीबन हमने देखा है वो हमसे कुछ पुरानी चीज़ लेता है और उसको स्क्रैप मतलब तोड़ देता है, प्लास्टिक अलग कर देता है, कॉपर अलग, लोहा अलग। तो वो क्या इसको मार्जिन स्कीम को ऑप्ट कर पाएगा या कि नहीं कर पाएगा? तो वो किस स्कीम के अंडर आता है? मेरा पहला क्वेश्चन तो पंकज जी आपसे ये है। हाँ जी नितिन, इसका जवाब ना आपकी क्वेरी में ही है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि नेचर ऑफ गुड्स चेंज नहीं होना चाहिए, तो कबाड़िया तो नेचर ऑफ गुड्स की धज्जियाँ उड़ा देता है। तो इस केस में जो कबाड़िया है वो मार्जिन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता, वो नॉर्मल स्कीम में रहेगा। जो परचेज करेगा अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो इनपुट लेगा और अपनी सेल वैल्यू पे टैक्स जमा कराएगा, ठीक है। पंकज जी, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस रजिस्टर्ड पर्सन ने, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ने मार्जिन स्कीम ऑप्ट की हुई है, वो अपनी सेल किससे कंसीडर करेगा? क्योंकि आपने बोला कि 10,000 रुपये की वो सेल कर रहा है और 8,000 रुपये की उसने परचेज़ की है, तो 2,000 रुपये पे उसने जीएसटी देना है। तो उसकी टर्नओवर कौन सी काउंट होगी, 8,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये या 2,000 रुपये? हाँ रितिन, ये अक्सर मेरे को भी इससे रिगार्ड में कई क्वेरीज आती हैं कि उसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो कौन सी काउंट होगी, उसकी सेल वैल्यू होगी कि प्रॉफिट वैल्यू होगी। तो मैं आपको बता दूं कि उसकी सेल वैल्यू ही एग्रीगेट टर्नओवर काउंट होगी, क्योंकि प्रॉफिट वैल्यू तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने उनको एक फैसिलिटी दी हुई है कि आप प्रॉफिट वैल्यू पे टैक्स जमा करा लो भाई, लेकिन कंसीडर जो उनकी होगी एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर वो सेल वैल्यू ही होगी। ठीक है सर, तो जैसे आपने बोला कि उसकी एग्रीगेट टर्नओवर जो है उसकी सेल वैल्यू काउंट होगी, पर वो जीएसटी जमा कराएगा 2,000 रुपये में, तो वो जीएसटीआर 1 में कैसे रिपोर्ट होगी फिर? अब हम तो ऐसा करते हैं 10,000 पे और टैक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, तो टैक्स तो उसने जीएसटी तो 2,000 रुपये पे दिया है, तो ये जीएसटीआर 1 में कैसे रिपोर्ट होगी सर? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये अक्सर यहाँ लोग गलतियाँ करते हैं, तो इसको हमने एक एग्जांपल से समझते हैं रितिन। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, एक एबीसी कंपनी है विच डील्स इन सेकेंड हैंड गुड्स, परचेज सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर ₹8,000 एंड सोल्ड द सेम फॉर 10,000। ठीक है, 8,000 का उसने रेफ्रिजरेटर खरीदा और 10,000 का उसे सेल कर दिया, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000 रुपये। तो अब उसका जीएसटी पेबल किस पे बनेगा? 2,000 रुपये पे। उसने मार्जिन स्कीम ऑप्ट की हुई है, 2,000 पे उसका 28% के हिसाब से 560 रुपये बना। ठीक है, अब जीएसटीआर 1 में उसको ये फिगर दिखानी है, वो कैसे दिखाएगा? जीएसटीआर 1 में अगर B2B के अंदर है तो उसको पहले ग्रॉस वैल्यू मतलब नोट वैल्यू, जहाँ पे नोट वैल्यू आती है वहाँ पे टोटल उसने डालना है 10,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद जो टैक्सेबल वैल्यू है 28% के आगे जो टैक्सेबल वैल्यू आती है वहाँ पर उसने डालना है 2,000 रुपये। तो 2,000 जैसे ही डालोगे 28% के आगे, वो ऑटोमेटिकली 560 रुपये आगे टैक्स कैलकुलेट कर देगा। और जो बचा 8,000 रुपये है वो आपने 0% के आगे वहाँ डाल सकते हो आप। ठीक है, जिससे कि आपका जो टोटल सेल है 10,000 रुपये, वो 3V में 10,000 ही ऑटो पॉपुलेट हो।
टेबल नंबर 3.1 के GSTR 3B में, ठीक है। ऐसे आपने इसको रिपोर्ट करना है। तो ठीक है पंकज जी, ये तो समझ में आ गया कि हमें R1 में 2000 रुपये ही टैक्सेबल अमाउंट में शो करने हैं। अब इसके बाद एक और क्वेरी आ रही है मेरे को कि जो ये रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है जो सेकेंड हैंड गुड्स में डील कर रहा है, ये किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, जैसे कि जो गली मोहल्ले से ले जाते हैं, उनसे जब वो परचेज़ कर रहा है, तो इसके अंदर कोई GST की इम्प्लीकेशन है इसके अंदर कि GST लगेगा उस पर, या कोई RCM की कोई प्रोविज़न ऐसा कुछ है? नहीं रितन, इसमें कोई GST की इम्प्लीकेशन नहीं है अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद रहे हो, क्योंकि ना ये RCM में है, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेशली इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन इशू की थी, नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 सिटी रेट की थी, जिसमें उसने बताया है कि अगर कोई सेकेंड हैंड गुड्स किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदता है तो वो सप्लाई एग्जम्प्टेड सप्लाई मानी जाती है, ठीक है। तो ठीक है पंकज जी, जो ओल्ड गुड्स सेल परचेज़ के बारे में हमें आपने समझाया है, इससे जो मुझे समझ में आया है कि इसके अंदर एक मेन की फैक्टर है, वो ये किसी गुड्स का नेचर चेंज नहीं करते हैं, इसमें मार्जिन स्कीम हम ऑप्ट कर सकते हैं। पर अगर जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया था कि प्लास्टिक अलग कर दी, लोहा अलग कर दिया, तो इस स्कीम के अंदर हम मार्जिन स्कीम नहीं ऑप्ट कर सकते, हमें रेगुलर टैक्स पेयर की तरह ही इनपुट और आउटपुट की लायबिलिटीज़ को सेट ऑफ करना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच।